Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 6th of August 2021. तो गाइस आज है तारीख 6 अगस्त 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है नॉर्थ मैसेडोनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह आज का सबसे पहला आर्टिकल। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो एलिगेशंस है वो नो डाउट बिल्कुल सीरियस हैं और जो सच्चाई है उसको बाहर आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर किस मुद्दे के ऊपर बात हो रही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर को लेकर चर्चा हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में इसको बिल्कुल क्लियर किया और बोला जो सच्चाई है उसको बाहर आना पड़ेगा इस पेगासस स्नूपिंग इशू को लेकर। एक बेंच ऑफ चीफ जस्टिस थी, आप कह सकते हो, उस बेंच पर एनवी रमन साहब थे, उसके बाद यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत थे। इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर बोला है जो भी एलिगेशंस हैं गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर क्या है कि जो सरकार है उसने इजरायली बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है और जासूसी की है सिविलियंस की, जर्नलिस्ट की, मिनिस्टर्स की, पार्लियामेंटेरियंस की और बहुत सारे एक्टिविस्ट की। अगर ये सारी चीज़ें को लेकर क्या हुआ था, अभी एक रिपोर्ट आई थी न्यूज़ के अंदर और जैसे ही अगर पता चलता है वो सब करेक्ट है तो नो डाउट यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग को सीरियस से ही नज़र आएंगी। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप लोगों को मालूम है, इफ़ यू नो योर फोन इज़ हैक्ड, अगर आप लोगों को मालूम चलता है कि आपका फ़ोन हैक है तो आप लोग एक क्रिमिनल कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करते। ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन साहब के साहब, ठीक है, इनके द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये चीज़ें बताई गई हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ जाती है जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो है पेगासस स्पाईवेयर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जिसको इसके बारे में मालूम है वो 1-2 मिनट स्किप कर दे और जो है आगे बढ़ ले, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग नए नए जुड़ते हैं तो उनको यहाँ पर समझाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नाउ ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अलग अलग टॉपिक से इसको रिलेट कर पाओगे, प्लस जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये चर्चा में बहुत दिन पहले ही आ चुका था और यहाँ पर रिपोर्ट ये आई थी कि देखो ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ना, इसका यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है बहुत सारे लोगों के ऊपर जासूसी करने के लिए। और अब हम लोग इसके बारे में बात करें तो पेगासस बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या फिर मालवेयर है। मतलब यहाँ पर इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है कि आपके कंप्यूटर के अंदर और फ़ोन के अंदर जाएगा और कंप्यूटर और फ़ोन की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब एज अ स्पाईवेयर, स्पाई मतलब क्या होता है, जासूसी करना, तो वही एग्जैक्टली आप कह सकते हो, जासूसी की जा सकती है इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके। और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि ईमेल्स हो गए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, मैसेजेस हो गए, प्लस उसके बाद आपके फ़ोन का माइक ऑन किया जा सकता है। मान लो कोई बंदा मीटिंग में है तो उसके फ़ोन का जो माइक है वो भी ऑन कर दिया जा सकता है और जो मीटिंग की बात है वो सब सुनी जा सकती हैं। कैमरा ओपन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस स्पाईवेयर से की जा सकती हैं। नाउ ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसको किस कंट्री ने बनाया है, तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था, एक इजरायली फर्म है एनएसओ ग्रुप, इसने यहाँ पर इसको बनाया था और इसको सेटअप किया गया था 2010 में। और पहले तो देखो यहाँ पर ये पेगासस स्पाईवेयर इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। पहले क्या होता था, पहला ये एक फिशिंग अटैक हुआ करता था। मतलब आपके फ़ोन में एक लिंक आएगा, जब तक आप उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करोगे तब तक ये पेगासस स्पाईवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब ये 0 क्लिक अटैक में बदल चुका है, एडवांस हो चुका है। मतलब क्या है कि अगर किसी बंदे के फ़ोन में ये पेगासस स्पाईवेयर डालना है, किसी बंदे की जासूसी करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर होगा तो उसके फ़ोन में एक मिस कॉल मारी जाएगी और मिस कॉल मारने के बाद ये पेगासस स्पाईवेयर उसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इंस्टॉल होने के बाद आप कह सकते हो कि जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें होंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन ये है कि इस पेगासस स्पाईवेयर का टारगेट किसको बनाया गया है। तो टारगेट में आप देख सकते हो ये सारे लोग हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, लॉयर्स हो गए दुनिया भर के, इनको यहाँ पे टारगेट बनाया गया है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर इंडियन मिनिस्टर्स हैं और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ओपोजिशन लीडर्स हैं, इनके फ़ोन के अंदर ये स्पाईवेयर देखने को मिला है। उसी को लेकर चर्चा है। तो आई होप आप लोग को यह आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर आपको मालूम है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर इंडिया ने अब यहाँ पर और मेडल्स ला चुके हैं। इंडिया के रेसलर हैं रवि कुमार दाहिया साहब, अब इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है सिल्वर मेडल 57 केजी के उसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने बीट किया जर्मनी को और यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है मेंस हॉकी टीम ने। तो यहाँ पर 2 मेडल और ऐड कर लिए जाएंगे अब इंडिया के उस रिकॉर्ड के अंदर। अभी और मेडल्स यहाँ पर कोशिश है कि यहाँ पर और भी मेडल्स हम लोग लेकर आ सकें। फिलहाल अभी यहाँ पर इंडिया की रैंक काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है और आने वाले टाइम पर हम चाहेंगे भी और ज़्यादा इंप्रूव होती भी नजर आए। तो यहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एक तरीके से ध्यान रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सेंटर यानी केंद्र सरकार है, उन्होंने यहाँ पर एक मूव चला है, एक चाल मतलब चाल क्या कहें, एक तो स्टेप उठाया। वो स्टेप ये है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ है ना, उसके अंदर बदलाव हो गया है। अब ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ है, ये पिछले साल से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल ये टैक्स लॉ क्या है, अब इसके अंदर क्या बदलाव किया गया है। तो गवर्नमेंट ने थर्सडे में एक स्टेप उठाया है और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारी यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण साहब, इन्होंने जो है एक लॉ को अमेंड किया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल। अब यहाँ पर ये जो बिल है इसके लोकसभा के अंदर लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस बिल के माध्यम से बोला ये जा रहा है जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ होने वाला है ना, इसको एक तरीके से यहाँ पर चेंज किया जाएगा, इसके अंदर यहाँ पर बदलाव किया जाएगा। पहले हम लोग को समझना होगा ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ क्या है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में। मान लो यहाँ पर कोई कंट्री ये लॉ लाती है, तो यहाँ पर वो कंट्री क्या करेगी, यहाँ पर वो टैक्स रूल को या फिर किसी कंपनी के ऊपर टैक्सिंग को लगा सकती है कि वो कंपनी जो है हम लोग को टैक्स देगी। लेकिन क्वेश्चन ये है, मान लो यहाँ पर ये पास्ट है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी, कोई भी कंपनी है वो लगभग 2007 के अंदर आई थी, ठीक है, पास्ट में आई थी। आज के टाइम पर क्या चल रहा है, आज के टाइम पर चल रहा है 2000, लगभग मान लेते हैं 2012 चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, इसको सपोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये फ्यूचर की बात है, इसको अभी छोड़ते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर मान लो 2012 के अंदर सरकार ने क्या करा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉज लेकर आ गए, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ लेकर आए, यहाँ पर टैक्सेशन का सिस्टम लेकर आए और यहाँ पर बोला कि अब जितनी भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पर ये टैक्स लॉ लगेगा। अब इस टैक्स लॉ के अंदर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है, 2012 के बाद से अब टैक्स लगना चाहिए। आने वाले टाइम पर फ्यूचर में 2012, 13, 14, 15 जितना भी साल चल रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम पर टैक्स लॉ लगने चाहिए, वो सारे टैक्स जो है वो पे करेगी कंपनी। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर आगे वाला तो पे होगा ही होगा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ में यहाँ पे क्या है, पिछला टैक्स भी पे होगा। मान लो यहाँ पे 2012 के अंदर इस लॉ को लाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी जब से आई है, कंपनी ने यहाँ पर कोई फ्रॉड भी किया है, कंपनी ने यहाँ पर कोई घोटाला करके यहाँ पे टैक्स वैक्स बचा लिया है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोलकर क्या है, कंपनी से पिछला टैक्स भी लिया जाएगा। तो जो पास्ट वाला टैक्स है उसको भी यहाँ पर लेने की बात की जाती है। तो पास्ट वाले टैक्स को यहाँ पर एक तरीके से इंडिकेट किया गया है एज अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी सर्टेन प्रोडक्ट को, आइटम को, सर्विस को, डील चार्जेस को टैक्स करना बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज पास, जिस डेट पर ये लॉ पास हुआ है उससे पहले का भी टैक्स को वसूल करना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही भी नहीं है। एक तरीके से आप देखोगे कि हाँ, क्या करना है कि आज लॉ आ रहा है और यहाँ पर टैक्स जो लेना चाहिए वो आज से लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। लेकिन आप पिछला टैक्स भी पे कर रहे हो कि हाँ, मान लो कोई कंपनी आई है, आज आपका ये नए लॉ लेकर आ गए, आप उससे पिछला 10 साल का टैक्स भी मांग रहे हो, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं अटक रही थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली थी पिछले 1-1.5 साल के अंदर। और आपको मालूम होगा केन एनर्जी का केस हुआ, वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा, वोडाफोन वाला केस हुआ, ये सारे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाले हैं और ये सारे केस मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ये पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। नाउ ये जो टैक्सेशन है जिसको रेट्रोस्पेक्टिव बोला गया है, ये कहीं ना कहीं कंपनी को हर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी चलो यहाँ पे कर देगी, जो प्रेजेंट टैक्स है उसको पे कर देगी, आने वाले टैक्स को पे कर देगी, बट यहाँ पर जो पास्ट टैक्स लिया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे कंपनी के द्वारा बोला गया। देखो क्या ये इंडिया के अंदर है? बिल्कुल नहीं। इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे USA, UK, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली,
तो यहाँ सब भी आप लोग देख पाओगे, ये लोग रेट्रोस्पेक्टिवली कंपनी के ऊपर टैक्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये टैक्स लाया गया था 2012 के अंदर, जैसे यहाँ पे बोला जाएगा कि देखो ये जो एक तरीके से थर्सडे में इस टैक्स को नलीफाई कर दिया गया है। यहाँ पर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में, और बोला गया जो पास्ट टैक्स है उसको भी यहाँ पर लिया जाएगा कंपनीज के थ्रू। तो यहाँ पर इस चीज़ के अंदर बदलाव क्या है कि देखो जो पास्ट टैक्स लेने की बात की गई थी ना, अब वो पास्ट वाला टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये बदलाव हो चुका है, इसको करना भी चाहिए था क्योंकि बहुत बवाल उठाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, केन एनर्जी वाला केस हुआ था, फिर उसके बाद वोडाफोन वाला केस हुआ था इसी चीज़ को लेकर। तो अब फिलहाल इसके अंदर बदलाव हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या है, 2012 से पहले वाला टैक्स इसके अंदर नहीं लिया जाएगा, और अगर किसी कंपनी से टैक्स लिया भी है तो उसको रीपे कर दिया जाएगा, ठीक है, वापस से दे दिया जाएगा बिना किसी इंटरेस्ट के। तो ये भी सारी चीज़ भी यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी ये वाला जो आर्टिकल आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 9 के ऊपर। नाउ यहाँ पर आप लोगों को पॉलिटी वाले आर्टिकल बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओपोजिशन पार्टीज जो है आज के टाइम पर फार्मर्स को ज्वाइन करने वाली हैं इस फार्मर प्रोटेस्टिंग के अंदर। यहाँ पे बोला गया है, देखो ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आज के टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन चल रहा है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है पेगासस स्पाईवेयर को लेकर। ये पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है इसको हम लोगों ने समझ लिया। देखो यहाँ पर उसके वो लेकर बोला गया है, साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट चल रहा है ओपोजिशन पार्टीज़ का, वो पेगासस स्पाईवेयर का अलावा जो फार्म लॉज लेकर आए गए थे उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार का अपोजिशन पार्टी का कहना है ये जो स्पाईवेयर कर रही है, जासूसी की जा रही है, इसको पूरी तरह से बंद करो, और जो फार्म लॉज पास करे गए थे इनको भी रिपील कर दिया जाए। ऐसा यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। और आज के दिन ये ऐसा होने वाला है, ये जो पार्लियामेंट सेशन जैसे ही शुरू होगा तो बहुत सारे जो फार्म लीडर्स हैं वो सब प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे, और यहाँ पे डिमांड ये कर रहे हैं कि जो ये कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज है इनको पूरी तरह से रिपील कर दिया जाए। और इसी के साथ देख पाओगे कि लगातार बहुत सारे जो बिल्स हैं वो भी पास हो रहे हैं, और कल भी बहुत सारे बिल्स पास हुए हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था वो अपनी तरफ है, और राज्यसभा ने कल 3 बिल्स को पास कर दिया है। अब वो 3 बिल्स कौन कौन से हैं, तो एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। तो यहाँ पर इस बिल के बारे में मैं पिछले 2 दिनों में लगातार अच्छे से कवर कर चुका हूँ डिटेल में, और आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो बिल लाया गया था एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021, ठीक है, अब यहाँ पर ये पास हो चुका है राज्यसभा से भी। अब यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो एक तरीके से डिफेंस सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हैं, जो गन्स वगैरह और ये इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करती हैं फैक्ट्रीज, उनके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं वो राइट टू स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से वो स्ट्राइक्स नहीं कर पाएंगे, मतलब वो लोग क्या अगर चाहते हैं कि काम छोड़कर चले जाएं तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्रोहिबिट किया जा रहा है इस बिल के अंदर। उसके बाद जो दूसरा बिल है वो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021। इस बिल को हमने कल ही डिस्कस किया है डिटेल में। अब क्या है, यहाँ पर यह बिल भी पास हो चुका है राज्यसभा के थ्रू। यहाँ पर एयर पोल्यूशन को लेकर काम किया जाएगा दिल्ली के अंदर। उसके बाद और भी बिल्स पास करे गए हैं, जैसे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021, ये क्या करेगा, जो शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट है पूरी पूरी उसके अंदर बदलाव किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्स पास किए गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो बिल्स हैं ना इनको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लगभग ये 23 बिल हैं, ठीक है। कितने हैं, 23 बिल्स हैं। अब ये पहले पूरे तरीके से न्यूज़ में आन दो, सारे बिल्स कवर होने दो, फिर उसके बाद मैं एक पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इन पूरे के पूरे 23 बिल्स के ऊपर, कि पूरा डिटेल में क्या इन 23 बिल्स के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है, इन सबको पास होने दो, पूरी डिटेल आन दो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन तो ये जो 23 सारे बिल्स हैं इन सब के ऊपर मैं पूरा का पूरा एक सेपरेट लेक्चर ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक बराबर में आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ये जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि कल राज्यसभा के अंदर एक बिल पास हुआ है एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021, तो उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जो ये डिफेंस सर्विस बिल है ना, ये 1 साल बाद अपने आप लैप्स हो जाएगा, ठीक है। 1 साल बाद अपने आप लैप्स हो जाएगा, क्यों, तो पहले आपको यहाँ पर इसका बेसिक समझना होगा। बेसिक ये है कि 16 जून की बात है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था एक प्लान, और वो प्लान ये था कि लगभग जो इंडिया के अंदर 41 फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, 41 फैक्ट्रीज है, कौन सी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है, तो उनको 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के अंदर बदल दिया जाएगा। यानी ये फैक्ट्रीज क्या काम करती थी, ये फैक्ट्रीज कहीं ना कहीं जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने का काम करती थी, जैसे गन्स और ये सारी चीज़ें हो गई, इन सबको बनाने का काम करती थी। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स भी होंगे, बिल्कुल हाँ, वही उन्हीं की वर्कर्स की बात हो रही है। तो वो वर्कर्स बहुत सारे काम करते थे, लेकिन बोला यह गया इन जो ये फैक्ट्रीज़ हैं इनको बदलकर हम लोग 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में बदल देंगे। एक तरीके से गवर्नमेंट की ओनरशिप तो रहेगी, लेकिन जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगी, वो चीज़ें जो प्राइवेट की तरह चलेंगी, लेकिन जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की रहने वाली है।
तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो एक तरीके से बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि हाँ हमारा भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। तो वर्कर्स ने क्या करा, वर्कर्स ने स्ट्राइक करने की सोची कि देखो हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब ने आपस में बातचीत करी और बोले चलो हम घर चल रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग कल से काम पर नहीं आएंगे, ऐसे यहाँ पे बोला गया। अब क्या है, इसी को लेकर एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल को अनाउंस कर दिया गया और इस बिल के अंदर बोल दिया गया जो डिफेंस सेक्टर है जहां पर भी वर्कर्स काम करते हैं वो लोग राइट टू स्ट्राइक एक तरीके से उनके पास नहीं है। साथ ही साथ वो जो स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वही लोग घर चले जाएंगे तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान में आएगा। तो यहाँ पर इनको स्ट्राइक करने नहीं दिया जाएगा, वो उसको लेकर एक बिल पास किया गया है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एक साल बाद ये खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसे ही बोला गया है जो बिल है एक साल बाद अपने आप लैप्स हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पर चर्चा हो रही है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये तेहरान की विजिट पर हैं। अब आप कह सकते हो ईरान की विजिट पर है, ईरान की विजिट पर क्यों है, तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो यहाँ पर ये जो विजिट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का एस जयशंकर साहब का, वो है तेहरान। अब यहाँ पर ये तेहरान गए हैं ताकि जो नए प्रेसिडेंट हैं वहाँ के उनकी सेरेमनी को अटेंड कर सकें, एक तरीके से उनकी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, ठीक है, जब शपथ ली जाती है, तो यहाँ पर उस सेरेमनी को अटेंड करने गए। अब यहाँ पर नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं ईरान के, ये हम लोग काफ़ी बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन है, वो हैं इब्राहिम रईसी हैं, इनसे पहले हसन रूहानी हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या है, थर्सडे में एक माइलस्टोन बना दिया है, एक तरीके से आप कह सकते हो दोनों साइड ने मिलकर अपनी टाइज वगैरह को वापस से इंप्रूव करने की बातचीत करी है दोनों तरफ, मतलब इंडिया और ईरान ने। आज के टाइम पे बात करें तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। वो उसकी किसकी वजह से, वो है यूएस के सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। फिर हम लोग ईरान से पेट्रोल परचेज़ नहीं करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो है ईरान से ही परचेज़ करते थे, एक तरीके से जो क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं। लेकिन हमने जैसे यहाँ पर यूएस के सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर, हमने इससे क्रूड ऑयल परचेज़ करना बंद कर दिया है। तो उसके बाद से रिलेशंस काफ़ी सारे डगमगाते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आप कह सकते हो कि चाबहार पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके प्रोग्रेस को लेकर बातचीत हो रही है। तो ये जो मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हैं जहाँ पर ईरान और इंडिया के बीच में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तालमेल खराब होता हुआ नजर आएगा, तो उसको लेकर रीसेट करने की बात करी गई है, यानी जो इनके रिलेशंस हैं उनको वापस से इंप्रूव करने की बात की गई है। और अगर कुछ रिलैक्सेशन मिलता है ईरान को तो ऑब्वियसली बात है इससे इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा। इंडिया को बेनिफिट ये मिलेगा कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल परचेज कर पाएगा, लेकिन कोशिश यह है कि जो है यूएस के सैंक्शंस हटे ईरान के ऊपर से, तो ये ज़्यादा कोशिश रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के मिली। उसके बाद जो भी ये मिनिस्टर होंगे ये डिस्कस करेंगे जो बायलैटरल इश्यूज़ है ईरान को लेकर वो सारे, और वो बायलैटरल इश्यूज़ क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर चर्चा होने वाली है। अफगानिस्तान के अंदर जो आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसको लेकर यहाँ पर इंडिया और ईरान बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर चर्चा हो रही है जो यूनाइटेड किंगडम है उसने यहाँ पे जो कोविड नॉर्म्स है उसके अंदर काफ़ी सारे रिलैक्सेशन दिए हैं ट्रैवलर्स के लिए, यानी कि जो इंडिया से जाना चाहता है यूके के अंदर उसको एक तरीके से पहले उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उसको अलाउ नहीं किया गया था। नाउ अब इन नॉर्म्स के ऊपर काफ़ी हद तक छूट मिल चुकी है अगर कोई भी इंडिया से जाता है, कोई भी इंडियन ट्रैवलर है टूवर्ड्स द यूके तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूके ने यहाँ पर एक मूव उठाया है, वो है इंडिया टू द एम्बर कैटेगरी। अब यहाँ पर एक तरीके से जो ट्रैवलिंग है इंडियन सिटीजन्स के लिए वापस से रीओपन की गई है। यूके ने इंडिया को रेड कैटेगरी के अंदर डाला था, ठीक है, कोविड-19 केसेस के अंदर, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, एक तरीके से बहुत ज़्यादा कठोर सा क्वारंटीन रिक्वायरमेंट भी लगा रखा था। लेकिन अब जो है इसको रिलैक्स किया जाएगा, इसके ऊपर छूट दी जाएगी। एक स्टेटमेंट है ब्रिटिश हाई कमिश्नर का, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एम्बर लिस्ट में यहाँ पर क्या है जो विजिटर्स का विजिट होता है, ठीक है, एक तरीके से अब यहाँ पर इंडियन ट्रैवलर्स को अवेलेबल किया जाएगा, और जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं एक तरीके से वो आराम से अब यहाँ पर जा पाएंगे। साथ ही साथ जो ये नया सिस्टम है इसके अंदर लगभग 10 दिन का क्वारंटीन सिस्टम ऐड किया गया है कि कोई भी अगर जाएगा तो वहाँ पे उसको 10 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 10 दिन से पहले वो 5 दिन के अंदर कोई कोविड टेस्ट करवाना चाहता है तो पर्सनली टेस्ट करा सकता है। अगर नेगेटिव आएगा तो बिल्कुल छूट मिल जाएगी, और नेगेटिव आएगा तो उसको वहाँ से क्वारंटीन सेंटर से जाने दिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्म्स रिलैक्स किए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है।
उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, बोला गया है शटडाउन देखने को मिला है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जो भी एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऐसा यहाँ पे शटडाउन को देखने को मिला, ये कल के दिन देखने को मिला था, क्योंकि कल थी 5 अगस्त 2021, और आज से मतलब कल से 2 साल पहले की बात करें तो कल से 2 साल पहले भी 5 अगस्त 2019 था। ठीक है, तो 2019 में क्या हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया गया, आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी उस समय, तो 2 साल यहाँ पर हो गए थे कल पूरे। तो 2 साल की अवसर पर, 2 साल की एनिवर्सरी पर यहाँ पर एक तरीके से कोई बवाल क्रिएट ना हो, तो जो ज़्यादातर मार्केट्स वगैरह थे वो बंद थे। ठीक है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ ने अपने यहाँ पर एंग्विश दिखाया था इसको लेकर। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक थी, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी को ब्लॉक नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। देन उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें चर्चा हो रही है 88% जो आईआईटी गुवाहाटी ड्रॉप आउट देखने को मिला है, वो मिला है रिजर्व्ड कोटा से। अब यहाँ पर ये ड्रॉप आउट क्यों हुआ है, आईआईटी गुवाहाटी ड्रॉप आउट क्यों हुआ है एग्जैक्टली, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। लगभग 10 अंडर ग्रेजुएट ड्रॉप आउट हुए हैं टॉप 7 आईआईटी से, और आप कह सकते हो आईआईटी गुवाहाटी भी यहाँ पर एकदम टॉप पर देखने को मिलेगा। और ये पिछले 5 सालों के अंदर ये ड्रॉप आउट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से कोई ड्रॉप आउट करता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप आउट किया है। तो यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि न्यूज़ वाली डेफिनेटली बात है, वो ये है। इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है, जो दलित हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत सारी दिक्कतें फेस करने को मिल रही है, इनको हाई लेवल का प्रेशर फेस करने को मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है इनके प्रति इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इसकी वजह से ड्रॉप आउट हुआ है। या फिर यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, इनके द्वारा कहना यह है, इन्होंने राज्यसभा को ये बताया, जो ये ड्रॉप आउट हुए हैं ये ज़्यादातर हुए हैं क्योंकि जो बच्चे हैं ना, उन्होंने दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है अपनी सीट को सिक्योर किया है, उसकी वजह से ड्रॉप आउट ये देखने को मिला है। मतलब दो अलग अलग तरीके की बात बताई जा रही है। कहीं पे बताया जा रहा है कि हाँ, जो दलित और आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू किया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, कुछ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह झेलने को मिला है, उसकी वजह से ड्रॉप आउट हुआ है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर आपको कुछ और बताते हुए नजर आएंगे। नाउ यहाँ पे क्या है, देखो मांग ये है, जो मिनिस्टर है ना, इन्होंने लिस्ट किया है कि देखो फ़ी के अंदर कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, और एक तरीके से आपको जो नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बच्चे के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर आपको देखना है, अगर पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो उसको कहीं ना कहीं जो है आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हो, ताकि जो है वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सके, ऐसा ड्रॉप आउट वगैरह ना देखने को मिले। तो ये ड्रॉप आउट वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल दे रखा है, इसमें पूरा का पूरा इंटरव्यू पेज है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे चर्चा हो रही है कि अभी भी देखो यहाँ पे सरकार ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन ये है, नो स्टडी येट ऑन सुसाइड्स टाइड टू पैंडमिक। यानी कि बोला ये जा रहा है कि पैंडमिक की वजह से, इस कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करी है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपस में लिंक नहीं बैठ रहा है, मतलब ये सुसाइड नहीं हुई है ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव भी उठाए इसी चीज़ को लेकर, कि देखो हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को। ठीक है, अगर मान लो कोविड-19 को लेकर के बहुत सारे लोगों के मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा देखो मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टाइड है ना कि सुसाइड को लेकर, तो उसको लेकर यहाँ पर कोई स्टडी ऐसी देखने को मिलेगी नहीं। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बोला है कि देखो कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है कि जो यहाँ पर पैंडमिक है इसका सुसाइड के ऊपर, जो पैंडमिक है और सुसाइड है, इन दोनों का एक तरीके से कोई लिंक हो, ऐसे यहाँ पे स्टडी देखने को मिली नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव उठा रही है। गवर्नमेंट यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रही है बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स को, बच्चे हो गए, एडल्ट्स, एल्डरली पीपल, वेमेन, हेल्थ केयर वर्कर्स, सभी को कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो सपोर्ट है ये 24/7 हेल्पलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा 12 अगस्त को। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डेली करंट अफेयर वाले में डिस्कशन कर चुके हैं। इसको बोला गया है EOS, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका क्या फ़ायदा होगा आगे हम बात करेंगे। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है 12 अगस्त को। कहाँ से लॉन्च करी जाएगी? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की जाएगी, जो कि श्रीहरिकोटा में। नाउ यहाँ पे जो लॉन्च होने वाला है सुबह लगभग 5:43 AM पर लॉन्च होगा। ये जो सैटेलाइट है EOS 03, ये एक तरीके से कैरी की जाएगी 14th फ्लाइट ऑफ GSLV के थ्रू। और उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है
कि इस सैटेलाइट के फ़ायदे क्या होंगे। जैसा यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की एक एजाइल सैटेलाइट होने वाली है जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी, एकदम टाइम टू टाइम बताएगी कोई नेचुरल डिजास्टर्स तो नहीं है, ठीक है। कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा, कोई वाटर बॉडीज़ को लेकर इन्फॉर्मेशन देगा, क्रॉप्स को लेकर इन्फॉर्मेशन देगी, फॉरेस्ट कवर चेंजेस और भी बहुत सारे जो नेचुरली कैलेमिटीज़ हैं, इन सब को लेकर जो है यहाँ पर ये सैटेलाइट हम लोग को इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली इन्फॉर्म किया राज्यसभा को कि देखो इसके अंदर कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि ये एक दिन के अंदर, ध्यान से सुनना, हर दिन लगभग 4 से 5 बार पूरे के पूरे हमारे कंट्री की, पूरे देश की इमेजिंग कर सकती है। पूरे देश की इमेजिंग यहाँ पर करने में ये कैपेबल देखने को मिलेगी। तो इसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है। तो नेचुरल डिजास्टर से कहीं ना कहीं यहाँ पर बचते हुए हम लोग आने वाले टाइम पे आएंगे और एक तरीके से कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर्स को टैकल किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पर नाउ यहाँ पर आता है वर्ल्ड सेक्शन पे एक आर्टिकल। देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसको कवरेज मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कल कवर किया गया है। तो हुआ क्या है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू टेम्पल के ऊपर अटैक किया गया। हिंदू टेम्पल के ऊपर मॉब अटैक हुआ है, जो आइडल्स हैं उनको डैमेज किया गया, स्टैचूज़ हैं उनको डैमेज किया गया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। मॉब ने अटैक किया है हिंदू टेम्पल के ऊपर, कहाँ पर, एक रिमोट टाउन है पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस के अंदर, वहाँ पर। और ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और एक तरीके से बोला गया है, पुलिस का कहना यह है, ये जो मॉब अटैक हुआ है हिंदू टेम्पल के ऊपर, ये हुआ है बोंग सिटी ऑफ रहीम हर यांग खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जो कि लगभग 590 किलोमीटर दूरी पर है लाहौर से। उसके बाद बोला है कि यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वेडनेसडे में यहाँ पर बोला गया है, देखो कि एक लड़का है, ठीक है, मतलब 8 साल का माइनर बॉय का हो गया आप लोग, 8 ईयर ओल्ड हिंदू बॉय है, जिसने लास्ट वीक एलिजिडली यहाँ पे यूरिनेट किया, ठीक है, पेशाब कर दिया एक तरीके से। जो लाइब्रेरी है कहाँ की, सेमिनारी जो लाइब्रेरी है एक तरीके से, तो वहाँ पर जो है, जो मुस्लिम सेमिनारी होता है ना, वहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर उस लड़के ने यहाँ पर यूरिनेट किया। और उसी चक्कर में यहाँ पर यूरिनेट करने के बाद आप कह सकते हो कि जो वहाँ की मॉब है, वहाँ की जो भीड़ है, उसने मिलकर जो है वहाँ पे एक टेम्पल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। तो उसको लेकर यहाँ पे एक आर्टिकल छोटा सा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, क्योंकि देखो ये पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो लेबनान की कैपिटल है वो है बेरूत। बेरूत के अंदर पिछले साल ब्लास्ट हुआ था और लगभग 1 साल हो चुका है इसको ब्लास्ट हुए हुए। और ब्लास्ट कुछ इस प्रकार का हुआ था जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, ठीक है। तो वो जो थंबनेल बनाया है वो उस ब्लास्ट के रिगार्डिंग है। तो लगभग 1 साल बाद जो लेबनान है वहाँ पर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा देखने को मिले जाएंगे, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था ना, यह 4 अगस्त की बात थी और इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर चुके हैं, ठीक है, एक तरीके से। और इसके दौरान बहुत सारे लोगों की जान गई थी, लगभग 2000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई, 7000 से लोग ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। ये जो ब्लास्ट हुआ था ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव था। यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट था बहुत सारी जगह पर स्टोर कर रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये अभी भी नहीं पता चला है इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था, कौन था, किसने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करके रखा, और ये भयानक सा ब्लास्ट देखने को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लास्ट होने के बाद से लगभग अगर हम बात करें 1 साल होने वाला है, 1 साल हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पर अभी भी बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक सबसे बड़ा क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस लेबनान में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला, लगभग जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि वहाँ पर जो उनकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी, वो 40% से भी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, 40% से भी ज़्यादा गिर चुकी है डॉलर टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसा बोला गया यहाँ पर। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो जीडीपी डाउन हुई, उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ी है, 110% से भी ज़्यादा हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आया है, ठीक है। तो बेरोज़गारी भी बढ़ी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद से अभी यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को ये मिलेगा जिसमें चर्चा हो रही है, नो प्लान टू हाउस इंडियन मिलिट्री बेस ऑन अगलेगा आइलैंड मॉरिशस। देखो मॉरिशस का स्टेटमेंट है, मॉरिशस कहाँ पर है इसको मैप में ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मॉरिशस का एक आइलैंड है जिसको नाम दिया गया है अगलेगा आइलैंड, ठीक है, एक जगह है। अब क्या है कि देखो एक रिपोर्ट आई थी पिछले सप्ताह की बात है। अब यहाँ पे जो पिछले सप्ताह के अंदर एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है अल जज़ीरा, सबको मालूम होगा, अल जज़ीरा एक रिपोर्ट डाली, इन्होंने यहाँ पर बोला कि इंडिया जो एक इंडियन मिलिट्री बेस कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कहाँ पर, अगलेगा में, यानी कि मॉरिशस के अंदर। लगभग ये 1000 किलोमीटर नॉर्थ साइड में बनाया जाएगा आर्किपेलागो मेन आइलैंड्स के,
जो 1000 किलोमीटर दूरी पर है वहाँ पर इसको सेटल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इस चीज़ को मॉरिशस ने पूरी तरह से मना कर दिया है। मॉरिशस ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया है। मॉरिशस ने बोला कि हमने तो भारत को अलाउ ही नहीं किया है, हमने इंडिया को अलाउ ही नहीं किया है कि वो मिलिट्री बेस बनाए कौन से जो रिमोट आइलैंड है अगलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से जो रिपोर्ट आई थी अल जजीरा की वो कहीं ना कहीं गलत बोलती हुई नजर आएगी, ऐसा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वेडनेसडे में मॉरिशस गवर्नमेंट ने यहाँ पर पूरी तरह से मना करा। इन्होंने बोला कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है अगलेगा के अंदर, यानी मॉरिशस के अंदर कोई भी यहाँ पर इंडियन मिलिट्री बेस नहीं बन रहा है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आता है पेज नंबर 12, सॉरी दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल को, यहाँ पर कोई भी ऐसा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा नहीं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को पेज नंबर 1 पे बताया है। तो इंडिया ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जो है एक तरीके से जीत लिया है हॉकी टीम के लिए, हॉकी टीम के थ्रू यहाँ पर जीता गया। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो और भी यहाँ पर मेडल्स आ चुके हैं, और दूसरा मेडल मैंने अभी आप लोगों को बताया था जो वहाँ पे रवि दाहिया साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर जीता गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनके बारे में भी चर्चा हुई हुई है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एज है इनकी 23 साल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और लगभग ये फ्री स्टाइल कैटेगरी के अंदर 57 फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी के अंदर यहाँ पर इन्होंने यह मेडल जीता है। अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी कुछ अचीव किया है। अब यहाँ पर जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं 2021 के अंदर हो रहे हैं, यहाँ पर सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। अब चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। अगर हम बात करें आज पूरे एडिटोरियल्स की बात करें तो पीडीएफ आपके पास आ ही जाएगा, पढ़ लेना। ओवरऑल एडिटोरियल के अंदर एक आर्टिकल ही यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक लौता यहाँ पे एडिटोरियल है जिसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। चर्चा हो रही है इंडिया नेपाल फ्लड मैनेजमेंट को लेकर। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया और नेपाल को लेकर जो फ्लड आती हैं यहाँ पर, तो फ्लड को मैनेज करने के लिए एक हम लोग को मतलब एक ज़रूरत है कि हम लोग एक डीपली इसको करेक्ट करें। अब डीपली करेक्शन की क्या ज़रूरत है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि ये लोग रीएस्टैब्लिश करें अपना वाटर कोऑपरेशन, ठीक है, और यहाँ पर ये लोग काम कर सकते हैं मिलकर फ्लड को मैनेज करने के लिए। जो नीतीश कुमार हैं इन्होंने एक तरीके से इनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं अच्छे से फोकस किया है। अपने अर्ली डेज़ के अंदर जो बिहार के चीफ मिनिस्टर 2005 से लेकर 2010 तक इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस करे हैं। एक तरीके से बहुत सारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, डैम्स के लिए, रेजरवॉयर, डिटेंशन बेसिन, एम्बैंकमेंट्स हो गया, चैनल इंप्रूवमेंट। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बोला जाता है। और एक तरीके से जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है इसको भी अडॉप्ट किया गया था अभी यहाँ पर कुछ सालों में, और बोला गया है कि जैसे कि फ्लड प्लेन मैनेजमेंट हो गया, फ्लड फोरकास्टिंग हो गया, और यहाँ पे वार्निंग प्रोवाइड करवाना, कोई बाढ़ आ रही है, मतलब बाढ़ को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ काम किया गया है बिहार के अंदर। हाउएवर यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखो इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी जो लोग हैं वो आज के टाइम पर पूरी तरह से सफ़र कर रहे हैं बाढ़ से। खासकर बात करें नॉर्थ बिहार के अंदर, जो मिथिलांचल वाला रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हुए नजर आएंगे, और उस रीजन के अंदर बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी देखने को मिलेंगे। एक तरीके से नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक के बाद और भी बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। नाउ अब पैंडेमिक के बाद एक्स्ट्रा रेनफॉल हो रहा है, और एक्स्ट्रा रेनफॉल की वजह से बाढ़ वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर लोगों को खाना भी नहीं मिल पाएगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि इतना कुछ करने के बाद भी जो है चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। फ्लड को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन तब भी हम लोग वहाँ पर फ्लड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर ऑथर का ये कहना है। इस साल अगर हम बात करें 4-5 मई की बात है, बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 2 डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करे हैं। एक का टाइटल है प्री फ्लड प्रिपेयर्डनेस एंड दूसरे का टाइटल है फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2021। नाउ यहाँ पर ये जो टाइटल है इनका मेन मकसद यही है कि जो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना इनकी हेल्प कर सके, और एक तरीके से यहाँ पर इनका जो रिलीफ सपोर्ट सिस्टम है इसको प्रोवाइड करवा सकें, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। देखो आज के टाइम पर ये जो सोल्यूशन है ये कहीं पर इतना नज़र आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ें अच्छे से रन करते हुए नहीं नज़र आएंगी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया और नेपाल को लेकर कि ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर आपस में कोऑपरेट करके फ्लड को मैनेज कर सॉरी ये जो बिहार और एक तरीके से बिहार हो गया इंडिया की साइड से, हाँ, तो दोनों कंट्रीज़ मिलकर फ्लड को मैनेज कर सकती हैं। सोल्यूशन क्या है इस क्रोनिक फ्लड लाइस का, यहाँ पर वो यह है कि देखो हम लोग पुराने प्लान पर जा सकते हैं। पुराना प्लान या जो पुराना अरेंजमेंट था इंडिया और नेपाल के बीच में, तो यहाँ पर इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये बहुत पहले से हम लोग काम कर रहे थे, बीच में इस पर काम करना बंद किया, तो तब से यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा दिक्कत में देखने को मिलेंगी। तो जो बायलैटरल मैकेनिज्म है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है, ये एक सोल्यूशन दे सकता है इन क्राइसिस को लेकर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो फ्लडिंग है इसके फंडामेंटल्स को लेकर, तो अगर हम इसका इतिहास देखें तो बिहार जो है इंडिया का मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ वगैरह देखने को मिलती है।
और जो फ्लड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट सपोर्ट सेंटर है जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार एस्टिमेट ये करती है, अंदाज़ा ये लगाती है कि लगभग 76% जो पॉपुलेशन है नॉर्थ बिहार के अंदर वो यहाँ पर ये जो बाढ़ वाली दिक्कत है इसको फेस करती है। और इसमें कुछ एरियाज़ बता रखे हैं कि हाँ इतने से इतने एरियाज़ जो हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं। कुछ उसके आसपास वाले एरियाज़ भी अफेक्टेड हैं, ठीक है। जो नॉर्थ बिहार है वो तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, उसके आसपास के एरियाज़ जो नेपाल है वहाँ पर थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी एक तरीके से ड्रेन देखने को मिलेगा, बहुत सारी रिवर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं उन रिवर्स के ऊपर उसके साथ जो बिहार है ये दोनों मिलकर थोड़ा काम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखो बहुत सारी चीज़ें जो है ओरिजिनेट हो रही हैं नेपाल से एक तरीके से बहुत सारी रिवर्स हाई डिस्चार्ज हो रही हैं। कोसी गंडक, बुरही गंडक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बागमती, कमला बलन और यहाँ पे बहुत सारे और भी नाम, महानंदा, अधवारा ग्रुप, तो ये सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक तरीके से हाई डिस्चार्ज होती है नेपाल से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो 65% का कैचमेंट एरिया है इन रिवर फॉल्स का वो नेपाल के अंदर ही है, और 35% जो कैचमेंट एरिया है वो बिहार के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही मिलकर को इन दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इन फ्लड्स वगैरह को रोक पाएंगे, ठीक है। एक रिव्यू दिया गया है 1997 का, इंडिकेट करता है जो भी नॉर्थ बिहार के प्लेन्स हो गए इन्होंने एक तरीके से रिकॉर्ड किया कि सबसे ज़्यादा फ्लड्स यहाँ पर बिहार के अंदर देखने को मिली हैं पिछले 30 सालों के अंदर। 1978, 1987, 1998, 2004, 2007 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड देखने को मिला है फ्लड का। जो टोटल एरिया अफेक्टेड है फ्लड्स के थ्रू ये इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया लगभग। और 2004 की फ्लड तो यहाँ पर एक तरीके से सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है वहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और एक तरीके से और चीज़ें ये बताई गई, ये जो एरिया अफेक्ट हुए थे 2004 के अंदर वो फ्लड के थ्रू अफेक्ट हुए थे। फ्लड कहाँ पे आई थी? बागमती और कमला अधवारा ग्रुप्स ऑफ रिवर्स थी वहाँ पर आई थी, ठीक है। और इसकी वजह से लगभग 800 लोगों की जान भी गई थी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। नाउ क्वेश्चन ये है, क्या पहले कोई कॉपरेशन था दोनों के बीच में? बिल्कुल कॉपरेशन था। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हुआ था बीच में इंडिया और नेपाल के बीच में। दोनों मिलकर यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से 1950 में कोशिश ये करी थी कि जो भी यहाँ पर कोसी एम्बैंकमेंट है इसको शुरू किया जाए जनवरी 1955 के अंदर, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो जो ग्रुप ऑफ नेपाली सोल्जर्स थे ये लोग आए थे, एक तरीके से उन्होंने जो है इंडियन वॉलंटियर्स के साथ हाथ मिलाया, अपना काम स्टार्ट किया और एक तरीके से कहीं ना कहीं एम्बैंकमेंट के ऊपर काम किया, ताकि जो है एम्बैंकमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर काम किया, ताकि जो है यहाँ पर फ्लड को थोड़ा सा रोका जा सके। और एक तरीके से जो वाटर कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के अंदर इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से आगे लेवल पर लेकर आया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई थी। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने रिकास्ट किया, जो यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत सारे लोग हैं मधुबनी से बिलोंग करते हैं, दरभंगा से, सीतारमाही और भी बहुत सारी जगह यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फ्लड की सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, एम्बैंकमेंट बनाना, रीरूटिंग स्ट्रीम, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक जो ये एक तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब करती है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं जो कन्वेंशनल पैटर्न है, यानी जो ये वाटर फ्लो हो रहा है, स्लो वाटर फ्लो हो रहा है, इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता हुआ ये नज़र आएगा। ये जितनी भी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रहा है, तो इसी को लेकर यहाँ पे पहले एक ट्रीटी की बात करी जा रही है, कोसी ट्रीटी ऑफ 1954। यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एम्बैंकमेंट्स हैं नेपाल के अंदर इनको एस्टेब्लिश किया गया था, इनको मेंटेन किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ इसके अलग से प्रोविज़न नहीं बनाया गया, इसको आगे मेंटेन करने की बात नहीं करी गई थी, तभी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर यहाँ पर एम्बैंकमेंट्स अच्छे से बनाए गए होते, आगे यहाँ पर इसको मेंटेन करने की बात की गई होती, तो यहाँ पर इंडिया और साथ ही साथ नेपाल दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर काम कर सकते थे फ्लड एरियाज़ को लेकर, फ्लड अफेक्टेड रीजन्स को लेकर। तो जो फ्लड अफेक्टेड रीजन्स हैं इसके ऊपर फोकस यही है कि देखो बहुत सारी जो रिवर्स है जिनके थ्रू यहाँ पे फ्लड होता है, थोड़ी रिवर्स आपको नेपाल के, काफ़ी उनका परसेंटेज नेपाल के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत सारा परसेंटेज इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोनों कंट्रीज़ मिलकर इसको मैनेज कर सकती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अच्छा, एम्बैंकमेंट मतलब क्या? एम्बैंकमेंट जिसको हम लोग तटबंध बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना मैंने इसका मतलब नहीं बताया क्योंकि देखो सिंपल सा शब्द है, इसका इस्तेमाल होता रहता है, जिसको हम लोग बांध बोलते हैं, डैम कह सकते हो। तो यहाँ पर इसके ऊपर काम किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लड वाली सिचुएशन को रोका जा सकता है यहाँ पर अगर दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं। तो अगर पिछली वाली चीज़ है जैसे कि यहाँ पर पहले ऐसे कुछ ट्रीटीज़ वगैरह हुई थी जहाँ पर नेपाल के अंदर काम किया गया था, नेपाल के अंदर जो रिवर्स वगैरह है वहाँ पर जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे,
तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ से रिवर्स फ्लो हो रही है बहुत सारी, तो क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। जो फ्लडिंग वाले एरियाज़ हैं इनको हम लोग एंड कर सकते हैं, इन क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं। एक तरीके से जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वाटर मैनेजमेंट कॉपरेशन की इंडिया और नेपाल के बीच में, इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना ही पड़ेगा अगर हम लोगों को लोगों की जान बचानी है इस फ्लड को लेकर। तो ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यानी बहुत सारी रिवर्स को लेकर चर्चा हो रही है, बहुत सारी रिवर्स का आधा परसेंटेज वहाँ पे देखने को मिलेगा, नेपाल के अंदर आधा परसेंटेज इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर हम लोग एम्बैंकमेंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं जैसे पहले किया करते थे, जिससे थोड़ा बहुत बाढ़ को रोका जा सकता है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि देखो मैंने मतलब डेली बेसिस पे मैं वैसे ही बता ही रहा हूँ कि जो हमारा 2 और 3 अगस्त का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था एक तरीके से, वहाँ पे मैंने एडिटोरियल का डिस्कशन नहीं किया था। तो जो 2 और 3 तारीख के एडिटोरियल्स हैं वो आपके संडे को अपलोड हो जाएंगे, तो उसके बारे में ध्यान रखना है। यानी कि आज फ्राइडे, कल सैटरडे, परसों संडे को वो आपके एडिटोरियल्स भी अपलोड हो जाएंगे, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना। मॉर्निंग में वही वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।